ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम में हेराफेरी होती है। कोई सुने ना सुने, इलेक्शन कमीशन की तो औकात ही कुछ नहीं है। तो जिस दिन चाहेंगे, जिस भी स्टेट में चाहेंगे, अपनी सरकार बना लेंगे। ईडी भेजकर, सीबीआई भेजकर, एमपी एमएलएस को खरीदकर 8,000 से लेके 18,000 वोटों का वेरिएशन तक कमियां ज्यादा थी। अगर ईवीएम सही है तो वो क्यों है? तो अगर वो हाउस टू हाउस जाके, डोर टू डोर जाके वेरीफाई करते हैं, तो फिर उनसे कैसे कह सकते हैं, वो शिकायत कैसे कर सकते हैं कि देश भर का किसान, सारे किसान संगठन इस ईवीएम के मुद्दे पर हमारा साथ देंगे। उनकी तरह विवेकानंद फाउंडेशन बना के और फाउंडेशन बना के, या आप कहो कि पीएम केयर फंड बना के और चाइनीज कंपनी से पैसा ले लो, मेरे पास ऐसा तो है। आप तुरंत ही सेक्शन 182 और 211 में एफआईआर करा के अरेस्ट करके भिजवाइए ना आप उनको। जनता से ऊपर, नागरिक से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। भानु प्रताप सिंह को अब देश में हम सब कोई जान गया है। ईवीएम के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसके अगुआ हैं गोवा से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों तक जा कर के ईवीएम के खिलाफ अलग जगाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी प्रदर्शन कर रहे हैं और अब शहर शहर अपना ये ईवीएम के खिलाफ आंदोलन लेकर के जा रहे हैं। मुखर और प्रखर हैं। एक आध बार डिटेन भी कर लिया दिल्ली पुलिस ने। चुनाव आयोग इनसे मिल नहीं रहा है। अब चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर के जगह जगह डेमो दे रहा है कि ईवीएम कैसे काम कर रही है। तो कम से कम ये काम भानु प्रताप जी ने कर दिया है। भानु प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आपने, क्या लग रहा है कि आप लोगों की सुनवाई होगी? देखिए, हम ये जो हमें समझ में आ रहा है, इलेक्शन कमीशन सुनवाई करेगा नहीं। कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग है, इस समय 3 मैटर बहुत इंपॉर्टेंट पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक तो एडीआर की, आप जानते हैं, पिटीशन पेंडिंग है। अब मुझे पता नहीं उसमें क्या हुआ है। नरेंद्र मिश्र साहब की भी पिटीशन, वो भी पेंडिंग है। और एक जो पिटीशन जिसमें हम आए हैं, उसमें पूरे देश में जो 2024 के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी की है इलेक्शन कमीशन ने, सारी वेरीफाई करने के बाद, उसमें जिस तरह से वोटें, बहुत सारी वोटें काटी गई हैं और बहुत सारी वोटें डुप्लीकेट हैं। जैसे एक आंकड़ा मैंने अभी दिया, अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख डुप्लीकेट वोट हैं, जिसका जवाब अकेले उसमें उत्तर प्रदेश 71 लाख डुप्लीकेट वोट किस आधार पर कह रहे हैं आप? ये उनके डॉक्यूमेंट है, हमारे नहीं है। ये उनके डॉक्यूमेंट हैं जो बाकायदा उसमें लगे हुए हैं, जो उन्होंने अपने काउंटर में फाइल किए हैं। जो उनकी लिस्ट है इलेक्शन कमीशन की, उसमें है। इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है। मेरे को याद है, मैं 2019 के बाद 2022 के चुनाव यूपी में कवर कर रहा था। बहुत जगह जो लोग बता रहे थे कि 2019 में वोट दिया, 2022 में नहीं दिया। फिर चुनाव आयोग की तरफ से क्या गया कि ये लोग रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं गए, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हम लोग तो जो पूरी कार्रवाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद वोटर लिस्ट जारी करते हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर, इस बार का जो लेटर है, और वो शायद लेटर मई या जून के महीने में उन्होंने जारी किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और उसने बाकायदा उसमें डेट दी है कि 27 जुलाई से लेके और 28 अगस्त तक, शायद एग्जैक्ट डेट वो है, मतलब 1 महीने का पीरियड है उसका। और उसमें उसने कहा है कि डोर टू डोर जाके, हाउस टू हाउस जाके वो वेरीफाई करनी है। तो अगर वो हाउस टू हाउस जाके, डोर टू डोर जाके वेरीफाई करते हैं, तो फिर उनसे कैसे कह सकते हैं, वो शिकायत कैसे कर सकते हैं? दूसरा, केवल इतना ही नहीं है, वो जो लेटर है बाकायदा, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर किसी की वोट काटी गई है, किसी की शिफ्ट होने पे या किसी वजह से है, तो उसके लिए बाकायदा वो नोटिस देगा इलेक्शन कमीशन, और उसको नोटिस को रिसीव कराएगा, उसकी रिसीविंग लेगा। वो सब कहाँ है फिर? वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? अगर यही सब कुछ है तो उस डॉक्यूमेंट के आधार पे होना चाहिए ना। और किसी से पूछने का मतलब नहीं रहा। ये तो जिम्मेदारी एज पर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। भानु प्रताप जी, ईवीएम को लेकर के आप गोवा गए, उत्तर प्रदेश लखनऊ गए, पंजाब गए, क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, पंजाब से जो रेस्पॉन्स है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। 4 दिन में वहाँ रहा, भिन्न भिन्न संगठनों से मिला, बहुत एडवोकेट्स से मैं मिला हूँ, पटियाला में, जलंधर में, लुधियाना में,
और उसके आगे गुरदासपुर, पठानकोट, चंडीगढ़। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वहाँ दो हैं। एक तो संयुक्त किसान मोर्चा से मैं मिला, सभी वहाँ पे जो किसान जत्थेबंदियाँ थी उनकी मीटिंग थी लुधियाना में, मैं वहाँ से मिला, उनसे मिला। और आदरणीय बलबीर सिंह राजेवाल साहब से उस मीटिंग से पहले उनके घर जाके मैं मिला, बहुत अच्छा उनका रेस्पॉन्स। और संयुक्त किसान मोर्चा ने मुझे बोलने का मौका दिया पूरा, और उसके बाद में अपनी मीटिंग के बाद में उन्होंने प्रस्ताव पास करके मीडिया को कहा कि भानु प्रताप सिंह जी के लीडरशिप में जो ईवीएम हटाओ आंदोलन चल रहा है, हम संयुक्त किसान मोर्चा इसको पूरा सपोर्ट करते हैं। 13 तारीख को किसान मार्च कर रहे हैं, उसमें क्या ईवीएम हटाने का भी एक मुद्दा होगा? बैलेट पेपर चुनाव हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे को वो उसमें शामिल करें। होगा नहीं होगा मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि देश भर का किसान, सारे किसान संगठन इस ईवीएम के मुद्दे पर हमारा साथ देंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ। जब आपके इंटरव्यू या जब आप बोलते हैं तो मैं आप वो कमेंट्स देख रहा था सोशल मीडिया में, कोई कहता है कि भानु प्रताप जी को कांग्रेस फंड कर रही है, कोई कहता है भानु प्रताप जी को चाइना से फंडिंग आ रही है। मैं आपके खिलाफ के लोग बता रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं आपके ऊपर लगा रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है आपको? मेरा पैसा मैं समझता हूँ जो मैं कमाता हूँ वहाँ से पैसा आ रहा है, और जो हम सारे साथी मिलके अगर हमें कहीं जाना है उसके लिए हम आपस में मिलके व्यवस्था करते हैं। ये तो पैसे का मेरे पास है आलम, जो भी कुछ है जहाँ से आ रहा है। और इसके अलावा कहीं से भी मुझे फंडिंग आ रही है, ओपन है, आप रिसर्च कीजिए, कहीं से भी फंडिंग आ रही है मेरे खिलाफ एफआईआर कराइए, करिए ना कि ये आदमी यहाँ से फंडिंग ले रहा, चाइना से ले रहा। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि उनकी तरह विवेकानंद फाउंडेशन बना के या और फाउंडेशन बना के, या आप कहो कि पीएम केयर फंड बना के और चाइनीज कंपनी से पैसा ले लूं। मेरे पास ऐसा तो है नहीं, मेरे पास ऐसा तो कोई अकाउंट है नहीं। और कांग्रेस फंडिंग कर रही है मुझे, तो मैं समझता हूं इसका तो जवाब कांग्रेस ही दे सकती है। शायद राहुल गांधी जी दें, सोनिया जी दें, खड़गे साहब दें, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। ईवीएम हटाओ को लेकर के आप प्रदर्शन करा, अब आप लोगों ने एक रीच आउट प्रोग्राम चल रहा है आप लोगों का। आप लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग आप लोगों की सुनेगा? क्योंकि अभी तक तो विपक्ष नेताओं को मिलने का टाइम नहीं दिया। आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, अब तक सुनवाई नहीं हुई है या आदेश नहीं आया है। कहीं से कोई संस्था ये तो कहे कि नहीं हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, क्या कोई आशा है आपके जहन में? आशा नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। 2024 का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। हम क्यों कह रहे हैं सारी चीजें? क्योंकि हमारे पास सारे कागजी सबूत हैं। जो इलेक्शन कमीशन को आरटीआई लगाई वहां से हैं, इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट पर पढ़े वहां से हैं, और एक सबसे बड़ा सबूत जो अभी जो पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे हैं मिस्टर EAS शर्मा साहब, जिन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है और जिसमें साफ होता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। इन सारी चीजों को लेकर हम लोगों के सामने जा रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है वो उसे ना निभा के इस देश के मतदाताओं के साथ, इस देश के नागरिकों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये जो बड़ा षड्यंत्र है, हमें ही जनता को बताना है, और हमें जनता को ये एहसास कराना है कि अगर अपने अधिकार बचाने हैं तो आपको जन आंदोलन के रूप में सड़क पर आना होगा। हमारा यही काम है, और जनता जिस दिन जन आंदोलन का रूप लेकर सड़क पर आ गई, ये सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। कोई सुने ना सुने, इलेक्शन कमीशन की तो औकात ही कुछ नहीं है। आप अच्छे वक्ता हैं, लोग आपके साथ जुड़ भी रहे हैं। आप ये बताइए कि लोग ये कह रहे हैं कि भानु प्रताप जी सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर, भानु प्रताप जी चुनाव आयोग के साथ साथ ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। भानु प्रताप जी ये बताइए कि अगर चुनाव आयोग या फिर ईवीएम मैनेज हैं, सेट हैं, तो तेलंगाना में कैसे कांग्रेस जीत गई, या दूसरे जिन राज्यों में विपक्षी पार्टी जीती हैं वो कैसे जीत गई? तो क्या वहाँ वो लोग ईवीएम फिक्स नहीं करते हैं? इसके 2-3 मैं आपको उत्तर दूंगा 2-3 तरह से, तो आप समझेंगे। अगर सौरभ जी ये नहीं होता कि एक आध राज्य किसी को दे दो, तो ये सवाल आप मेरे से नहीं करते। 5 में से 3 राज्य बीजेपी जीत के आती है और 1 तेलंगाना उनके पास चला जाता है। हालांकि इसके पीछे और जो कारण है वो भी मैं जानता हूं, पर मैं बहुत सीधा सा, ये सवाल जो हम उठा रहे हैं, लोग हमसे ही क्वेश्चन करने लगे कि वहां कैसे जीत गए,
इसलिए जगह जगह उनको कहीं कहीं अलग अलग जगह जिता दिया जाता है। एक तो ये है। दूसरा, हम सारे सिनेरियो में देखें तो जो स्टेट में चुनाव कोई जीत जाता है, मोदी जी पर, मोदी सरकार पर कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। वो जिस दिन चाहेंगे, जिस भी स्टेट में चाहेंगे, अपनी सरकार बना लेंगे। ईडी भेजकर, सीबीआई भेजकर, एमपी एमएलएस को खरीदकर, जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वो सरकार बना लेंगे। आपके सामने उदाहरण है, वो चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे इससे पहले कर्नाटक का रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश का रहा हो, चाहे मतलब गोवा का रहा, ये सारी चीजें सबके सामने हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, वो जो कहां गड़बड़ी करते हैं, उनका जो मेन फोकस है गड़बड़ी का, वो 2-3 जगह है। नंबर 1, सेंटर। अगर केंद्र में मोदी जी नहीं हैं तो जो वो कर रहे हैं इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति को बात समझ में नहीं आ सकती। इतनी गहरी जो राजनीति है वो लोगों की समझ में नहीं आती। जो इस देश में वो जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को जो डिस्ट्रॉय करने की, खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो अगर स्टेट में रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, सेंटर में है तो कर पाएंगे। उन्होंने उसके लिए एक प्रयास किया, जीएसटी के माध्यम से सारे टैक्स कलेक्ट करके, और स्टेट अपना पैसा मांगते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बहुत देर में जाके दिया और कहा कि आप आरबीआई से कर्जा उठा लो। ये हुआ ना। सो जब आपको इस फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करना है और सेंटर को मजबूत करना है, तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी सेंटर में होती है। उसका एक उदाहरण यह है, जो 23 मई 2019 के लोकसभा चुनाव की गिनतियां जिस दिन हो रही थी, उस दिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो डाटा पड़ा था कि जितनी वोटें पड़ी हैं और जो वोटों की गिनती में निकली हैं, 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेकर 18,000 वोटों का वेरिएशन था, कम या ज्यादा थी। अगर ईवीएम सही है तो वो क्यों है? और उसमें एक बहुत ज्वलंत उदाहरण उसी का है कि धर्मेंद्र यादव साहब, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी एक विधानसभा में हैं, बदायूं से, उनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एक विधानसभा थी, उसमें वोटें तो पड़ी लगभग 1,81,000 और जो निकली वो 1,90,000 के लगभग। और उन्होंने उसी समय जो डीएम को अपना जो है कंप्लेंट भी करी। सारी चीज कैसे हो रहा है ये सब कुछ, ये जो सारी चीज। दूसरा, जो 2 और राज्य उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, वो राज्य हैं, एक प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात, वहां उनकी हार उनके सारे जीवन पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वहां किसी हालत में हार नहीं सकते, चाहे जिस हद तक बेईमानी उन्हें करनी पड़े। और इसके अलावा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें, 31 जो है राज्यसभा सीटें हैं, और इस समय वो आरएसएस की दूसरी बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। इसलिए वो राज्य किसी हालत में उनके हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो वहां सारी की चीजें होती हैं। इसको एक उदाहरण से समझे आप। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस समय काउंटिंग हो रही थी, उन काउंटिंग में, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में 403 टोटल विधानसभा सीटों में से 304 विधानसभा सीटों पर वो समाजवादी पार्टी आगे थी। और जब ईवीएम के माध्यम से सारी गिनती हो गया था तो बिल्कुल खेल उलट हो जाता है। वो 121 पर सिमट जाते हैं, वो 250 से ज्यादा। दूसरा, अब आप कहेंगे तो ये बात मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुई? मध्य प्रदेश में आपने भी रिपोर्टिंग की हुई, आप भी गए होंगे, आपने जमीनी चीजें देखी होंगी। मैं छोड़ देता हूं कि मैंने क्या देखा और लोगों ने भी देखा। क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल था? आप सबने देखा। दूसरी बात, अगर पक्ष में भी था, चलो मैं मान लेता हूं, सो फिर वही सवाल कि जब गिनती होकर मध्य प्रदेश की आ रही थी पोस्टल बैलेट से, सो 230 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी। यानी बीजेपी का तो कहीं था पता नहीं था। अच्छा। और उसके बाद में जब काउंटिंग होकर आती है तो ईवीएम की काउंटिंग के बाद वो 63 पे निपट जाते हैं और वो 166 लेकर सरकार बना लेते हैं। ये बताइए भानु प्रताप जी, आप ये बात बोल रहे हैं, इतना मुखरता से उठा रहे हैं मुद्दा, कांग्रेस क्यों इस बात को, उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वैसे अभी खड़गे जी ने कहा है कि आखिरी चुनाव है, उन्होंने ये कहा है, सत्यपाल मलिक की बात दोहराई, लेकिन ईवीएम को लेकर के उनका राष्ट्रीय नेतृत्व, दिग्विजय जी को छोड़ दीजिए, खुल करके आकर के आपके आंदोलन में शामिल नहीं हो रहा है। जब तक राजनीतिक दल नहीं कहेंगे, वो मिलने का टाइम मांग रहे हैं, ईवीएम को लेकर के मिलने का टाइम मांग रहे चुनाव आयोग से, लेकिन सड़क पर नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अभी तक राहुल गांधी ने ईवीएम की बात नहीं की, ऐसा क्यों? देखिए, मैं नहीं जानता सौरभ जी कि उनकी अपनी रणनीति क्या है।
पर मैं ये मानता हूं कि ईवीएम के मसले को लेकर, और मैंने तो कहा था, जो नॉर्थ एवेन्यू में एक मीटिंग हुई थी जब ये हमारा आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, उसकी तैयारी चल रही थी, सो उसमें दिग्विजय सिंह जी आए थे। तो मैंने दिग्विजय सिंह जी से बोलने से पहले उनसे माइक लेके मैंने कहा कि ये जो चुनाव हुए हैं, इन 3 राज्यों में तुम्हारे हाथ से तुम्हारी सरकार छीन ली गई, सबसे बड़ा नुकसान तो आप ही को है। तो कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस को ये बातें सारी रखनी चाहिए। और आपको तो तब भी रखनी चाहिए कि जब आप राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के तकनीकी सलाहकार, जिसकी वजह से इन देश में सैम पित्रोदा साहब, जो आज सूचना क्रांति आप देख रहे हैं या कंप्यूटर और ये सब आए, उनकी वजह से वो खुल के कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम में हेराफेरी होती है, और विपक्ष को ईवीएम के मुद्दे को लेकर सड़क पर आंदोलन करना चाहिए, फिर भी नहीं कर रहे। और मैंने तो यहां तक भी कहा कि अगर देश तबाह होता है तो कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार होगी जितनी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी है। तो उनको आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है। और जहां तक वो इलेक्शन कमीशन से समय मांगने की बात कर रहे हैं, जब इलेक्शन कमीशन लगातार इतनी पार्टियों का, इंडिया गठबंधन में 28 से ज्यादा पार्टी हैं, उनका अपमान करते हुए उन्हें समय नहीं दे रहा और लिख के भेज दिया कि नहीं ये सब कुछ ठीक है। यही नहीं, इस देश के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिन्होंने बाकायदा एक कमीशन बना के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मदन बी लोकुर जी के नेतृत्व में जो रिपोर्ट बनाई, सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ऑन ईवीएम और वीवीपैट, वो अब तक 7,500 लोग, इस देश के बहुत पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग, उन्होंने समय मांगा है। सारा डाटा उन्होंने, अब तक की जितनी रिसर्च हुई है, बुक्स हैं, उनको लिखकर उन्होंने सारा बताया है। उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा, तो इलेक्शन कमीशन की तानाशाही और सरकार के साथ उसकी मिलीभगत बिल्कुल साफ है। क्यों नहीं बात करता वो, क्यों नहीं देता? आखिरी सवाल, आज सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में जो चुनाव हुए मेयर को लेकर बड़ा लताड़ लगाई है। चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि मैं सब देख रहा हूँ, तुम्हें प्रोसिक्यूट करना, तुम्हें प्रोसिक्यूट करेंगे, तमाम तरीके की फटकार लगाई जो प्रोसिक्यूशन था। सुप्रीम कोर्ट से फिर भी उम्मीद है। आपको लगता है कि आप लोगों की बात सुप्रीम कोर्ट सुनेगा कभी ईवीएम को लेकर के? पहले तो कोई राहत मिली नहीं है अभी तक आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, आप वकील हैं, चंद्रचूड़ साहब से कुछ उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद? नहीं, देखिए सौरभ जी, मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है, मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ किसी तरह की आस उम्मीद लगाकर नहीं देख रहा। न मैं गया, न हमारे साथियों का कोई मत है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। हम तो जनता की अदालत में जाएंगे, हम तो जनता के सामने जाएंगे, जनता को बता रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, जनता के अंदर से डर निकाल के उसको खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी जो संवैधानिक रूप से उस पर है, उनका अगर एहसास है, तो इस देश को बर्बाद होने से सुप्रीम कोर्ट जरूर बचाएगी। जहां जरूरत होगी सुमोटो एक्शन वो लेगी। ठीक है, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, इसके अलावा मुझे किसी तरह की कोई आस को उम्मीद नहीं है। जहां तक अभी आपने बात कही, जब वो ये कह रहे हैं कि हम प्रोसिक्यूट करेंगे, आपकी आंखों के सामने है, दुनिया जानती है, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि किस तरह से किया गया। किसी और सबूत की जरूरत है? सबूत वही तो है ना कोर्ट में, उसी के आधार पर तो है। जो सबूत खुली आंखों से पूरी दुनिया को दिख रहा है, आप कह क्यों रहे हो प्रोसिक्यूट करेंगे? आप करके छुट्टी कराओ ना, एफआईआर कराओ, अरेस्ट करवाओ, छुट्टी करो, अभी हो जाएगा काम। जरा सी उदाहरण सेट करने की जरूरत है। सिंपल, यही बात मैं कह रहा हूं। देखिए, मैं ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोर्ट केवल कहते हैं, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। दिल्ली दंगों में 2-3 लोगों की जब जमानत हुई थी, तो 1 साल बाद, यानी कि चार्जशीट पूरी, आप सब लोग कवर करते रहे, चार्जशीट पूरी फाइल हो चुकी थी और पूरी चार्जशीट पर आर्गूमेंट हुआ, और उस आर्गूमेंट को पूरे को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल भी। इन्हें कैसे जो पता, एक तो 1 साल में आपने बेल सुनी, आप कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है, तो जिन पुलिस वालों ने एफआईआर की, जो कंप्लेनेंट है, आप तुरंत ही सेक्शन 182 और 211 में एफआईआर करा के अरेस्ट करके भिजवाइए ना आप उनको। जब कोर्ट सिर्फ कहती है, करती नहीं। जब तक करेंगे नहीं, तब तक ये समस्या का समाधान होगा नहीं, दिक्कतें सुलझेंगे नहीं। कहना नहीं, करना है। अब आगे क्या? लड़ाई, संघर्ष, और संघर्ष जब तक है, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो जाएगा और ये ईवीएम का खात्मा नहीं हो जाएगा, लगातार ये लड़ाई चलेगी। जिस दिन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इस देश में होगा, और जिस दिन
इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा तब तक के लिए हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। जब तक इलेक्टोरल रोल जो है वो ठीक नहीं हो जाएगा और ईवीएम खत्म नहीं हो जाएगी, लड़ाई हमारी लगातार जारी रहेगी। शुक्रिया। बाकी पत्रकारों के साथ छोड़ता हूँ आपको। तो भानु प्रताप जी को सुना हमने, भानु प्रताप जी काफ़ी अग्रेसिव होकर के अपनी बात रखते हैं। अब उम्मीद कोर्ट से नहीं है उन्हें, वो कह रहे हैं हम कोर्ट नहीं जाएंगे। और राजन साहब है हमारे साथ, राजन साहब भी लखनऊ होकर के आए। आइए चाय पीते पीते बात कर लें, क्या दिक्कत है? आइए। लखनऊ में क्या रिस्पॉन्स था? लखनऊ में जो हमें जो उम्मीद से ज़्यादा हमें रेस्पॉन्स मिला है, जैसे आप लोग जो बोलते थे कि आपका पीछे पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी सब आ चुका है। जैसे पहले कांग्रेस चुप था, कांग्रेस ने भी बोलने लगे, जैसे दिग्विजय सिंह आपने भी दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं खड़गे साहब जब तक नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। नहीं, खड़गे साहब ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि इस बार इलेक्शन में अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो दोबारा इलेक्शन नहीं होगा। ये इनडायरेक्टली मैसेज है ये। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने में जो है सपा के लोग जो है हमें सपोर्ट दे रहे हैं। आपका सामने जो अभी जो दो तमिलनाडु का सिटिंग एमपी है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इस ईवीएम हटाओ आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये बीजेपी को गलत फहमी हो सकता है कि मतलब इस ईवीएम को जो है कोई नहीं हटा सकता, ये गलत फहमी है। ठीक है, चलिए आपको उम्मीद है। आप भी साथ सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर विजय कुमार, मैं क्रिटिकल केयर का कंसल्टेंट हूँ। मैं भी ईवीएम को 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसके जस्ट बाद जो मोदी साहब ने जब शपथ लिया था, उसी दिन से हमने ईवीएम के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया है और उसके लिए आंदोलन करना स्टार्ट किया है। इवन मैं और सिंघा साहब, हम 4 जो है ज्ञापन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑफिस में दे के आए हैं। ये बहुत दिलचस्पी कहानी है। मैं इसको एक बार बोल देता हूँ। एक्सप्लेन करें। क्या हुआ कि हम 2019 में 4 ज्ञापन हम दोनों ने राष्ट्रपति भवन में दे करके आए थे कि इस ईवीएम का जो आंदोलन, जो मतलब इसको मेमोरेंडम जो है, तो क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद हमने उसको आरटीआई करके देखा कि उसके कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ। तो राष्ट्रपति भवन से ये चिट्ठी आया कि ये आरटीआई के जवाब आया कि हमारे पास हमने कोई आरटीआई इस किस्म की मेमोरेंडम रिसीव नहीं हुआ। तो ये राष्ट्रपति भवन में चल क्या रहा है सौरभ जी? तो अब आगे कैसे और लड़ाई लागे तेज? अब देखिए सर, ये जो आपका चैनल है ये इसकी पहुंच बहुत लंबी है और हमें इसी टाइप के जो चैनल है या वे ऑफ कम्युनिकेशन है उनका सपोर्ट लेके हम इस बात को ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों की नहीं है। ये लड़ाई जो सातिल लोग इस देश पे जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन लोगों से जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं दूसरी तरफ के, उन लोगों की ड्यूटी है कि आम आदमी को ये मैसेज बताएं कि ईवीएम से फ्री और फेयर इलेक्शन कैसे नहीं होता है। ठीक है। इस देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बटन दबा के आ जाता है, इस देश के मंत्री, इस देश के जुडिशरी के लोग, इस देश के डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बटन दबा के आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता मेरा वोट कहाँ जा रहा है। मेरा उनसे सबसे ये अपील है कि आप अपने वोट का राइट, उस वोट की कीमत को पहचानें और ये पता करें ये वोट हम जो डालते हैं वो जाता कहाँ है। पर्ची चाहे दिखे कि हमने इनको वोट दिया, ये हमारे पास पर्ची है। यस, ठीक है। तो हम कल जा रहे हैं, कल भोपाल जा रहे हैं और कल प्रोग्राम के बाद जो है फिर हम राजकोट जाएंगे, हर राज्य जाएंगे लगभग। गुजरात जाएंगे, उसके बाद हम असम जो मेरा क्षेत्र है। देख लेना जेल वेल भी आजकल बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं। अभी हेमंत सोरेन गए हैं, संगा जी आप देखिए, जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है अपने आप को जो है सेकंड योगी जो हेमंत सोरेन गए हैं जेल, सॉरी माफ कीजिए। हाँ जी, हेमंत सोरेन गया है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो अपने आप को सेकंड गांधी ने योगी, मुकदमा कर दिया था। सेकंड योगी, देखिए सौरभ जी, जनता से ऊपर, नागरिक से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, हम जनता से ऊपर या अच्छे नागरिक के ऊपर कोई नहीं है। अगर नागरिक खड़े हो गया तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जो है आपको मजबूर होएगा। और प्रधानमंत्री तो हम चाहते कि हमारा देवतुल्य जो नरेंद्र मोदी जी जो है ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुन करके आए। तो व्यंग समझ गए होंगे आप जो व्यंग कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस खुले आम सरे आम इनके साथ कब खड़ी होगी भी कि नहीं खड़ी होगी। राहुल गांधी कब ईवीएम के खिलाफ बोलेंगे या खड़गे साहब खुल के कब बोलेंगे? क्या जो ईवीएम हटाओ आंदोलन भानु प्रताप जी और तमाम ये लोग मेहनत कर रहे हैं राज्य राज्य जा करके, खुले तौर पर विपक्षी पार्टियां कब आके इनके साथ खड़ी होंगी? ये एक बड़ा तब तक देखिए, राहुल गांधी और इंडिया जो गठबंधन है वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईवीएम के विरोध में बात कर रहे हैं।
जैसा कि उन्होंने बोला कि इस टाइप से वोटिंग होना चाहिए कि पर्ची हाथ में आए और फिर उसके बाद बैलेट पेपर में। खुल के आना जरूर है, तो बात कर ही रहे हैं ना। खुल के आना, जब तक सड़क पर नहीं आएंगे खुल के आप लोग ये इधर तब तक बिल्कुल बातें ठीक कह रहे बनेंगी हैं। सहयोगी शायन के साथ। पूरी देश की जनता उनको वोट देने को ठीक, तैयार है, लेकिन राहुल गांधी जो है वोट लेना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, आप सब लोगों ने अपनी बात कही, मैं अंत में यही कहूँगा कि जब तक विपक्षी पार्टियां खुलकर सड़कों पर नहीं आएंगी इस मुद्दे को लेकर, मुझे नहीं लगता कुछ बदलने वाला है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।